हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजस दीक्षित। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है। डिटेल्ड में भी पढ़ने जा रहे हैं, रिवीजन सीरीज भी अवेलेबल है। ये है डिटेल्ड, यानी कि एक्सरसाइज वाइज चलेंगे हम। फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सबसे अच्छा मौका है सभी बच्चों के पास कि वो इस वीडियोस को आप देखते चले, तो उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता चलेगा। एक और अच्छी बात यह है कि एक फिक्स्ड टाइम पर ही वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी। ठीक है। तो ये जो टाइम है ये आपको मिल जाया करेगा, किस टाइम होने वाला है। तो डे 1 है और ये वीडियो प्रीमियर वीडियो है। तो ये अभी जो टाइम है जिसमें आप देख रहे हैं, तो ये रेगुलरली आप कंटिन्यूसली इसको देखते रहिए। आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, साथ के साथ नोटबुक साथ में ले लीजिए, पेन ले लीजिए, बुक ले लीजिए, सब चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी साथ में ही। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ये चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, है ना। और 9th में रियल नंबर के बारे में अच्छा खासा आपने जान लिया होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। लेकिन फिर भी हम रियल नंबर को भी कवर करेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। और इस एक्सरसाइज में 1.1 एक्सरसाइज में डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम, ये दो चीज़ें हमको समझनी है। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं हम इनको भी करेंगे। ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं आगे। सबसे पहले जान लेते हैं रियल नंबर के बारे में। तो देखो, रियल नंबर को समझने के लिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल। यानी कि वो नंबर जिनमें डेसिमल नहीं होता। तो ऐसे नंबर तो आपने पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर होते हैं जो सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर मैं नेगेटिव नंबर्स की फैमिली को भी साथ में ले लूँ, जैसे नेगेटिव नंबर हो गए -2 -1 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव नंबर जीरो और पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर जीरो और पॉजिटिव नंबर, इनका जो सेट होता है इसको हम कहते हैं इंटीजर, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। तो ये हो गया कुछ इस तरह से, ये सेट हो गया जिसको हमने इंटीजर कहा। तो एक पार्ट तो हो गया विदाउट डेसिमल वाला, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर देख लिए। अच्छा, ये जो रियल नंबर है इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं जहाँ है विद डेसिमल वाले। तो ये जो डेसिमल हैं, नंबर के आगे जब हम डेसिमल लगाते हैं तो दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो एंड हो जाए, यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो एंड हो जाए। जैसे जैसे मैंने लिखा 0.5, तो देखो अभी डेसिमल एंड हो गया। या जैसे मैंने लिखा 0.25, तो यहाँ भी दो डिजिट हैं, उसके बाद डेसिमल के बाद अब डिजिट है ही नहीं। तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो 1 2 4 बाद एंड हो जाएंगी, अब आगे नंबर्स नहीं आएंगे। इसमें डिवीजन कंप्लीट हो गया होगा तभी ऐसा हुआ है। रिमाइंडर जीरो आने के बाद ही ऐसा होता है कि डिवीजन तब आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इस तरह के जो डेसिमल हैं जिसमें डेसिमल प्लेसेस जो है वो एंड हो जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट मीन्स जो एंड हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो एंड नहीं होते, है ना। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद प्लेसेस एंड नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। जैसे कि 0.55555 एंड 55 चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। और जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है उसको हम बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैंने सिर्फ 5 के ऊपर बार लगाया, रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है। यह लिखा होता 0.252525, इसका मतलब होता कि 25 रिपीट हो रहा है बार बार, तो मैं 25 के ऊपर बार लगाता। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं वो एंड नहीं हो रहे, वो चलते जा रहे हैं। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब है कि एंड भी नहीं हो रहा, एक या एक से ज़्यादा जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है। जैसे 0.55555, अब यहाँ ये जो 5 डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रही है। या 0.25252525, तो यहाँ आप देखोगे 25 बार बार रिपीट हो रहा है। एक या एक से ज़्यादा डिजिट बार बार रिपीट हो रही हो और एंड भी ना हो, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो होते हैं जिसमें डेसिमल एंड तो होगा ही नहीं,
लेकिन डिजिट भी रिपीट नहीं होगी, जैसे से लिखा हुआ 1.01001239013587000 एंड सो ऑन। यानी कि जो डिजिट्स हैं वो रेगुलरली रिपीट हो ही नहीं रही, रेगुलरली रिपीट नहीं हो रही। ये इस तरह से नहीं है कि 5 के जस्ट बाद 5 फिर 5 फिर 5, ऐसे नहीं है। तो इस तरह के फॉर्म में है ही नहीं कि डिजिट या सिंगल डिजिट बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है। तो रिपीट भी नहीं हो रही और साथ में एंड भी नहीं हो रही, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रियल नंबर बहुत बड़ा परिवार है जिसके अंदर ये सारे नंबर समा जाते हैं। अच्छा, इंटीजर तक हम चले गए। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं तो आप जानते हो अच्छी तरह से, ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहाँ पर क्यू जीरो नहीं होता और पी और क्यू ये दोनों ही इंटीजर को बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब एक और कमाल की चीज़ आपको ये देखनी है इसमें, अब वो ये कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये दोनों ही रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है ये आता है इर्रेशनल की कैटेगरी में, इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इर्रेशनल नंबर का सिंबल ऐसा कोई है नहीं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के एग्जांपल आप देख सकते हैं, देखो पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है ना। और आप एग्जांपल कई सारे ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। यूलर्स नंबर होता है एक ई, ये भी इर्रेशनल नंबर है, एंड सो ऑन। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स है जिसके अंदर रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर होते हैं। एक टाइप का नंबर और है जो इससे दूर रह जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इससे थोड़ा सा अलग होता है। बाकी तो इनको दादाजी मान लो आप, रियल नंबर दादाजी हो गए सबके। आगे चलते हैं। और आगे चलने के बाद अब समझते हैं दो चीज़ें कि लेमा क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है। लेमा का मतलब है कि पहले से ही कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, प्रूवन स्टेटमेंट है, और उसकी मदद से एक और स्टेटमेंट आप प्रूव कर रहे हो। पहले से एक स्टेटमेंट प्रूव किया हुआ है और उसकी मदद से आप कोई और स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हो, इसको कहते हैं लेमा। अल्गोरिदम क्या है? अल्गोरिदम में क्या है कि वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं और उनकी मदद से एक टेक्निक हम यूज करते हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है। वेल डिफाइंड स्टेप्स हो गए कि पहले स्टेप नंबर वन ये फॉलो करना है, फिर स्टेप टू फॉलो करना है, फिर स्टेप थ्री फॉलो करना है, फिर स्टेप फोर फॉलो करना है। इस तरह से स्टेप फॉलो करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये स्टेप आपने सीख लिए, अब अलग अलग प्रॉब्लम्स में इन स्टेप्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं अल्गोरिदम। तो लेमा तो हो गया प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। और अल्गोरिदम क्या है? तो अल्गोरिदम है एक सीरीज है किसकी, वेल डिफाइंड स्टेप्स की, जिसकी मदद से हम अलग अलग टाइप्स की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। तो ये दो चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी यहाँ आपको बताया है कि ये क्या होता है। तो समझते हैं अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी कि सबसे पहले लेमा आता है कि ये क्या है। पहली थ्योरम है ये आपकी। अब ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये आप पढ़ चुके हो पहले ही और बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर आप ले लो, ए और बी, कोई से दो पॉजिटिव इंटीजर आप लो, तो आपको यूनिक इंटीजर मिलेंगे क्यू और आर। और वो इस तरह से मिलेंगे कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, आर जो है, जो आर की वैल्यू होगी, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अभी थोड़ा सा ऑड लग रहा है आपको, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में इसको मैं समझा देता हूँ। तो ये जो आप कंडीशन देख रहे हो जनरली डिवीजन है और कुछ भी नहीं है। जो डिवीजन आप शुरू से सीखते आ रहे हो,
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 डिजिट लिए और मैं 3 का डिवाइड 4 में कर रहा हूँ, 3 का डिवाइड 5 में भी कर रहा हूँ, 3 का डिवाइड 6 में भी कर रहा हूँ। तो डिवाइड जब मैं करूँगा 3 का 4 में तो 3 वन ज़ा 3 आएगा, रिमाइंडर 1 बचा। 5 में करूँगा 3 वन ज़ा 3 आएगा, रिमाइंडर 2 बचा। और 6 में करूँगा तो 3 टू ज़ा 6 आएगा, रिमाइंडर 0 बचा। अब ऑब्जर्वेशंस आपको करनी है इसमें छोटी छोटी। क्या देखो, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको तो हम डिवीजर कहते हैं, जितने टाइम्स डिवाइड किया उसको हम कोशेंट कहते हैं। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं छोटी क्लास में। जो बचा उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, है ना। ये चीज़ें तो हम जानते हैं। और जिसमें डिवाइड दिया गया था उसको हम डिविडेंड कहते हैं, ये भी जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं हुई। और एक और चीज़ आपने सीखी थी, दैट वाज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती थी कि जो डिविडेंड है वो बराबर होता है डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसके बराबर होता है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, छोटी क्लास में भी पढ़ा है। बस यही है ये ऊपर लिखी हुई चीज़। एक और ऑब्जर्वेशन आप देखो जरा ध्यान से। क्या, मैंने यहाँ दोनों ही इंटीजर ले रखे हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर हैं। 3 भी एक पॉजिटिव नंबर है, 4 भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को ध्यान से आप देखो तो रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 2 भी आया और रिमाइंडर 0 भी आया। लेकिन रिमाइंडर इस डिवीजर के बराबर या इससे बड़ा नहीं आया। तो जो रिमाइंडर था वो इस डिवीजर से छोटा ही रहा, डिवीजर से छोटा रहा, ठीक है। रिमाइंडर 0 भी आया था, रिमाइंडर 0 भी आया था और डिवीजर से छोटा भी आया था। तो इसे हम लिखते हैं इज इक्वल टू और लेस देन। अब जरा इसकी भाषा में बात करें तो यहाँ पर हमने दो इंटीजर लिए हैं, ए और बी, ठीक है। ये दो इंटीजर लिए हैं, बी से हम डिवाइड कर रहे हैं ए को, बी से डिवाइड कर रहे हैं ए को। तो जब बी से डिवाइड किया ए को तो मान लीजिए क्यू टाइम्स गया और रिमाइंडर बचा आर। तो ज़रा इसमें रिमाइंडर थ्योरम आप अप्लाई करो तो आप कैसे लिख सकते हो कि जो डिविडेंड है ए, वो हम लिख सकते हैं डिवीजर इंटू कोशेंट यानी कि बी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर यानी कि आर। देखो वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है, वही चीज़ है। रिमाइंडर की कंडीशन क्या है, 0 हो सकता है लेकिन डिवीजर से छोटा रहेगा। डिवीजर कौन था, यहाँ बी था, तो यहाँ मैंने लिखा बी से ये छोटा रहेगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि जो कोशेंट है क्यू, ये जो कोशेंट क्यू आपको दिख रहा है ये भी 0 भी हो सकता है, ये कोशेंट 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ देख ही रहे हो आप, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। देखो बड़ा तो है, ये 1 2 3 है। और मान लो 3 का डिवाइड आप 0 में देते तो कोशेंट 0 भी आता। इंटीजर में तो भाई फैमिली में, इंटीजर की फैमिली में तो 0 भी आता है ना। तो ये दोनों ही कहानी है। तो कुल मिला के हमने जो हमने सीखा अब तक, वो क्या सीखा उसको हम एक जगह जरा उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं सभी चीज़ों का जो हमने सीखा है। तो एक तो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है सामने आपके, मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ। आपको जब भी कोई चीज़ नोट करनी हो तो आप वीडियो को पॉज करके उससे नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखो हमने सीखा कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो है ये बात सही है। इसमें ध्यान रखने वाली बात एक तो ये है कि जो रिमाइंडर है ये डिवीजर से छोटा या 0 के बराबर हो सकता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि ये जो कोशेंट है ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है। इतनी चीज़ हम सीख गए। यही है यूक्लिड का डिवीजन लेमा, यानी कि ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, उसकी मदद से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है इसमें
यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि यूक्लिड ने एक एल्गोरिदम और दिया, यानी कि कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हमको दे दिए। और क्यों दिए थे, क्या काम था इसका भाई, जरूरत क्या पड़ेगी, तो इसकी जरूरत पड़ी थी कि इसकी मदद से आप एचसीएफ निकाल सकते हो दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। यू कैन फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग दिस। ठीक है, कैसे निकालते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ, तो देखो ये भी कोई नई चीज नहीं है, ये भी आप सीख चुके हो, ये कुछ भी नई चीज नहीं है, बस नाम दे दिया गया है। तो आपने सीखा था छोटी क्लासेस में एच सी एफ, दो नंबर्स का एच सी एफ यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का यूज करके, जैसे मान लो 16 और 64 है, मुझसे कहा जा रहा है कि इसका एच सी एफ निकालो लेकिन डिवीजन मेथड से। या मान लो 64 की जगह कुछ और नंबर कर देता हूँ मैं, 68 कर देता हूँ यहाँ। यहाँ मैंने कर दिया 68। मुझसे कहा जा रहा है इन दो डिजिट्स का जो है एच सी एफ निकालो। तो हम क्या करते थे कि छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करते थे, कि हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड किया, कितने टाइम्स जाएगा, तो 16 4 जो 64 होता है। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ बचा 4, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो हम क्या करते थे कि जो पिछला डिवीजर था उसे यहाँ लेकर के आओ और अब डिवाइड दो। तो फिर डिवाइड किया 4 टाइम्स, रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस डिवीजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया था, तो ये डिवीजर ही एच सी एफ बन जाता है, यानी कि ये एच सी एफ हो गया। एच सी एफ कितना हो गया, 4। बस यही चीज इस डिवीजन एल्गोरिदम में आप देखोगे। कैसे, बताएंगे अभी आपको। देखो पुराने मेथड से अगर हम बात करें, पुराने मेथड की, तो मेरे सामने दो नंबर लिखे हुए 455 और 42। तो ज़रा जो डिवीजन मेथड था उससे अगर हम एच सी एफ निकालेंगे तो किस तरह से निकलेगा। पुराना जो डिवीजन मेथड था उससे अगर हम एच सी एफ निकालेंगे तो किस तरह से निकलेगा, ये तो आपने किया भी होगा और कर भी सकते हो, पॉज करके कर सकते हो अभी। पुराने मेथड से चलते हैं, देखो थोड़ा आसानी से समझ में आएगा कि ये 455 है और यहाँ है 42। अब जरा देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो देखो जाहिर सी बात है 455 बड़ा है भाई। तो 42 से आप डिवाइड करोगे 455 को। अब देखोगे कितने टाइम से जा रहा है, 42 का आप डिवाइड दोगे 455 में तो कितने टाइम से जा रहा है ये देखना पड़ेगा, है ना। तो आपने देखा कि 42 वन जा 42 हो गया, ये रिमाइंडर कितना बचा, 3। इस 5 को आपने नीचे उतारा, अब 42 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो यहाँ आपने लिखा 0। ठीक है, तो ये 35 ही रह गया, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो पिछले डिवीजर को लेके आएंगे आगे, यानी कि 42 को यहाँ आगे लेकर के आए आप, डिवाइड किया इसमें। तो 35 का डिवाइड कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम। रिमाइंडर कितना बचा, 7 बचा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब क्या करोगे, जो पिछला डिवीजर था फिर उसे आगे लेकर के आओगे आप। 7 5 जा 35, अब रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस डिवीजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया था वही एच सी एफ कहलाता है। तो एच सी एफ ऑफ 455 एंड 42 कितना हो गया, ये हो गया 7। अब यही है डिवीजन एल्गोरिथम और कुछ नहीं है। अब देखो मैं समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर आप लो, मान लो वो सी और डी है, इसमें से सी बड़ा है और डी छोटा है। तो इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके एच सी एफ निकालो। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए आप सी और डी में। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है हमको सी और डी में, यानी कि जो 455 और 42 आपको दिए थे इनमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए। यूक्लिड डिवीजन लेमा आप लगाओगे तो इसको जरा, इतने को जो आपको दिख रहा है मैं रेड कलर से कर देता हूँ, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इतना, इसमें जरा यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ। यूक्लिड डिवीजन लेमा भूल गए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको लगाओ। ये 42 तो बी है, ये 455 ए है, ये 10 क्यू है, ये आर है। तो क्या हो जाएगा ये, तो आप यहाँ लिख सकते हो 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10
और प्लस 35। ठीक है, आपने क्या किया, डिवीजन लेमा लगा दिया। नाउ वी फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर इस कंडीशन के हिसाब से। अब आपको ये देखना है कि रिमाइंडर जीरो आया कि नहीं आया। अगर जीरो आ गया तो डी ही एच सी एफ है। ठीक है, डी का मतलब जिससे आपने डिवाइड दिया था, छोटा वाला नंबर। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो अप्लाई डिवीजन लेमा टू द डी एंड आर, यानी कि फिर से आप डिवीजन लेमा लगाइए डी और आर में। डी का मतलब जो डिवीजर था, डिवीजर तो ये है 42, और आर क्या है 35। तो 42 और 35 में देखो ये फिर से बन गया ये वाला। अब इसमें लगाना है डिवीजन लेमा, ये रहा पूरा। अब ये है देखो बी, ये है ए, ये है क्यू, ये है आर। आप यहाँ लिखोगे 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1+7, ऐसे ही तो लिखोगे। इसके बाद अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, फिर फॉलो करोगे। अब इसमें लगाना है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा इतने में। कैसे लगाओगे, तो आप यहाँ लिखोगे 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 + 0। अब आप कहोगे रिमाइंडर जीरो आ गया है, डिवीजर यहाँ पे 7 था, इसलिए एच सी एफ कितना हो गया 7। एच सी एफ कितना हो गया 7। तो यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जिसकी मदद से हम एच सी एफ निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि आप 4052, यहाँ लिख लो 4052 और 12576 इनके बीच में ये दो नंबर आपको दिए, इनका एच सी एफ निकालिए, लेकिन यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज करके। आराम से कर सकते हैं। पहले तो चलो नंबर छोटे बड़े डिसाइड कर लो। पहले तो देखो 12576 बड़ा है, इसका मतलब 4052 से डिवाइड देना है हमको। किसमें, 12576 में डिवाइड देना है। डिवाइड करो, दिख रहा है यहाँ से ये 12 है, ये 4 है, तो एटलीस्ट 3 टाइम्स तो जाना चाहिए। जब मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आता है, तो 3 2 6 हो गया, 5 3 15 हो गया, और 4 3 12 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, तो ये 0 हो गया, 7 से 5 गया 2 हो गया, ये 420 हो गया। अभी आपने देखा डिवाइड हमने किया, लेकिन रिमाइंडर जीरो नहीं आया। अगर रिमाइंडर जीरो ना आए तो हमको फिर डिवाइड देना है, और यहाँ किसको लिखना है, पिछले डिवीजर को। तो आप यहाँ लिखोगे 4052, अगेन डिवाइड करिए, कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा, तो 4 है या 40 है, तो देखो 9 टाइम्स डिवाइड करके देखो आप, तो 9 जीरो ज़ा 0, 9 टू ज़ा 18, कैरी 1, 9 4 ज़ा 36 और 1 37। सब्ट्रैक्शन करिए, 2 15 8 7 बचा, और यहाँ 9 7 2 बचा। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, फिर से आपको डिवाइड करना है, पिछले डिवीजर का इस्तेमाल करना है, 420। कितने टाइम्स जाएगा अब ये, तो डबल करने पे तो 4 लगभग 500 के आसपास पहुंच जाएगा। ये तो 1 टाइम्स गया तो 272। रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 10 से 2 गया तो 8 बचा, इधर 11 7 4 बचा, 148। अगेन अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, पिछले डिवीजर को लिखो यहाँ 272। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा, तो यहाँ आया कितना 148। फिर से इसको सॉल्व करिए, तो 12 से 8 गया 4, इधर बचा 6, 6 से 4 गया तो 2 बचा, इधर 2 से 1 गया तो 1 बचा। अभी भी जीरो नहीं आया, फिर से डिवाइड करो 148 में, तो 1 टाइम्स गया 124, माइनस किया 8 से 4 4, 4 से 2 2। अभी भी नहीं गया, 124 से डिवाइड करेंगे आप, कितने टाइम्स गया 6 टाइम्स जाएगा, 124। अब आया रिमाइंडर जीरो। तो जिस डिवीजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आया था, किससे डिवाइड करने पर आया, 24 से, तो यही है एच सी एफ किसका, इट इज द एच सी एफ ऑफ 4052 एंड 12576, एंड दिस इज 24। अब जो अल्गोरिदम के स्टेप्स थे वो आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे।
तो आपको हर एक स्टेप में क्या लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हो आप बार बार, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हो। तो पहले आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है इतनी सीरीज में, फर्स्ट। रिमाइंडर जीरो नहीं आया है इसलिए डिवीजन लेमा अब आप लगाओगे दूसरी सीरीज में, है ना। तो दूसरी सीरीज कौन सी हो जाएगी, तो मैं इसको ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ। देखो दूसरी सीरीज ये रही। थर्ड स्टेप के लिए अलग कलर कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। तो देखो थर्ड ये रहा। फोर्थ, फोर्थ को ब्लू कलर से कर देते हैं, फोर्थ ये रहा देखो। फिफ्थ, तो फिफ्थ देखो इसको अलग कलर से कर देते हैं, इस कलर से। तो ये रहा देखो फिफ्थ। और सिक्स, तो सिक्स तो ये है ही, सिक्स ये रहा, ये रहा। अब इनको आपको डिवीजन लेमा लगा के लिखना है बस। तो कैसे लिखोगे, देखो ये डी है, ये ए है, ये क्यू है, ये आर है। और डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं। आप यहाँ लिखोगे ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट, क्या मिला हमको। तो आप लिखोगे 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू थ्री, 4052 इंटू थ्री प्लस रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर है 420। इसी तरह से सेकंड, अब आप यहाँ लिखोगे एज रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो अभी जीरो नहीं आया है ना, रिमाइंडर जीरो नहीं आया है। आप यहाँ लिखोगे एज रिमाइंडर इज नॉट जीरो, जैसा कि रिमाइंडर जीरो नहीं आया है इसीलिए वी विल अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। वी विल अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। सेकंड में फिर आप वही चीज लिखोगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ तो आप लिखोगे 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272, जो रिमाइंडर है उसको और लिखेंगे। अब अगेन यही चीज, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो अगेन वी विल अप्लाई द सेम थिंग, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को आपको लिखना है। तो थर्ड स्टेप में नेक्स्ट स्टेप लिख दो आप। तो ये हो जाएगा कितना, 420 इज इक्वल टू 272 इंटू वन इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस 148। फोर्थ स्टेप में कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया है इसलिए अगेन आप 272 को लिखोगे ऐसे ही। 272 कितना हो जाएगा, 272 कितना हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 148 इंटू वन प्लस 124, है ना। 148 इंटू वन प्लस 124, ऐसे ही 148 को आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे 148 को, तो 148 को आप लिख सकते हैं 124 इंटू वन प्लस 24। अब आपको लिखना है 124 का, और ये होगा 24 इंटू 24 इंटू सिक्स प्लस जीरो। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है ये 2q की फॉर्म में होगा, और जो ऑड इंटीजर है वो 2q प्लस वन की फॉर्म में होगा, जहाँ पर q जो है वो कुछ इंटीजर है। तो ये आपको
शो करना है, ये हमको सॉल्व करके बताना है इस चीज़ को। तो देखो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ए है ना। हमने मान लिया कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया कोई। और बी क्या है, जिससे हम डिवाइड देते हैं भाई, फॉर्म यही तो होती है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने तो ए कोई पहले से नंबर मान लिया, डिविडेंड को मान लिया है। और बी क्या है, जिससे हम डिवाइड देंगे, तो उसको हमने टू मान लिया कि भाई टू से डिवाइड दे रहे हैं, चलो लेट बी बी टू। तो अगर हम यूक्लिड का एल्गोरिदम लगाते हैं, है ना भाई, यूक्लिड्स एल्गोरिदम, यूक्लिड्स के एल्गोरिदम के हिसाब से क्या होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो डिविडेंड ए है ये हो सकता है बी क्यू प्लस आर, यानी कि आप इसे लिख सकते हो ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस आर। अब ये जो रिमाइंडर होगा ये जीरो भी हो सकता है, जीरो से और डिवीजर के बीच में हो सकता है, यानी कि डिवीजर कितना है टू, यानी कि रिमाइंडर के होने के चांस क्या क्या हो गए, या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। अगर जीरो है तो ये ए हो जाएगा टू क्यू प्लस जीरो, और अगर रिमाइंडर वन है तो ये हो जाएगा टू क्यू प्लस वन। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ए इज इक्वल टू टू क्यू है तो ये ए जो वैल्यू लिखी हुई है टू क्यू, ये टू का मल्टीपल है, और टू का मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है इट विल बी इवन। और ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन अगर लिखा हुआ है तो ये टर्म तो इवन है, लेकिन इस इवन में प्लस वन ऐड हो रहा है तो ये इसको ऑड बना देगा, तो इट विल बिकम ऑड। तो यहाँ से हमने देखा कि ए इज इक्वल टू टू क्यू जो है ये इवन इंटीजर बनेगा, और ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन जो है ये ऑड इंटीजर बनेगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, लेकिन ये ऑड इंटीजर फोर क्यू प्लस वन, फोर क्यू प्लस थ्री की फॉर्म में होगा। सेम कहानी वही, आपने मान लिया कि कोई ए इंटीजर है, हमने कोई एक इंटीजर ले लिया वो भी पॉजिटिव, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये ए कोई पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और बी की वैल्यू हमने फोर मान ली, क्योंकि फोर का ही तो मल्टीपल है, ये डिवीजर ही तो होता है, तो हमने बी की वैल्यू फोर मान ली। अगर ऐसा है तो यूक्लिड का एल्गोरिदम लगाओ। यूक्लिड के एल्गोरिदम के हिसाब से क्या होगा, यूक्लिड के एल्गोरिदम के हिसाब से आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस आर। अगर फोर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या रहेगा, फोर से छोटा और जीरो के बराबर तक हो सकता है, यानी कि रिमाइंडर जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। यानी कि ए की जो वैल्यू है ये फोर क्यू प्लस जीरो हो सकती है, ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन हो सकता है, ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस टू हो सकता है, और ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस थ्री हो सकता है। अब देखो ये टू का मल्टीपल है, यानी कि यहाँ से टू कॉमन आ सकता है, इसका मतलब ये इवन होगा। ये भी टू का मल्टीपल है, तो यहाँ से भी टू कॉमन आ सकता है, तो ये भी इवन होगा, दोनों इवन हो गए। ये ऑड होगा और ये भी ऑड होगा, क्योंकि ये फोर क्यू तो इवन है लेकिन थ्री ऑड बना देगा, और फोर क्यू तो इवन है लेकिन वन ऑड बना देगा। तो यहाँ से समझ में आया कि ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन या फिर फोर क्यू प्लस थ्री, ये दोनों ही हमको ऑड इंटीजर देंगे, या आप कह सकते हो कि ये ऑड इंटीजर होंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू बर्फी हैं और 130 बादाम बर्फी हैं। वो उनको एक ढेर, ढेर का मतलब होता है हीप, इस तरह का, ऐसा इसमें लगाना चाहती है, इस तरह के ढेर में। और इस तरह से लगाना चाहती है कि अगर ये ढेर वो इस ट्रे में सजाए, तो मान लो एक ढेर ये हो गया, एक ढेर ये हो गया, एक ढेर ये हो गया, तो ट्रे में बहुत कम से कम जगह घिरे, यानी कि ट्रे ये नहीं कि ज़्यादा जगह घिरे, छोटे छोटे ढेर बना लिए तो जगह ज़्यादा गिरेगी, और बड़े बड़े ढेर बनाओ तो जगह कम गिरेगी। तो वो कह रहा है कि कितने नंबर स्टैक के हो सकते हैं, यानी कि ऐसे ढेर वो कितने लगा सकती है। तो यदि आपको नंबर ऑफ स्टैक चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको ऐसा चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा
कि हर एक स्टेप में, यानी कि हर एक ये जो ढेर है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी आप कितना रख सकते हो। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए HCF, किस किस का, 420 का और 130 का। ऐसा करने से होगा क्या कि एक लाइन में आप कितनी मैक्सिमम बर्फी रख सकते हो ये पता चल जाएगा, है ना। तो 420 और 130 का HCF तो अब आप एल्गोरिदम से निकाल ही सकते हैं। तो अपने अब निकाल के देखिए कितना आता है ना। तो यहाँ जाहिर सी बात है 10 से बड़ा तो और कोई नंबर दिख नहीं रहा जो इन दोनों को डिवाइड करे। वैसे आप करके भी देख सकते हो। 420 और 130 है ना, तो 130 से डिवाइड करके देखो 420 में कितने टाइम्स जा रहा है। तो ये 130 से कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये हो गया 390। तो यहाँ कितना बचा, 30। फिर 130 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा ये, 4 टाइम्स 120। कितना बचा, 10। 30 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स, रिमाइंडर बचा 0। तो HCF कितना हो गया, 10। HCF आया 10। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरह की जो बर्फी हैं उसके लिए 10 स्टैक्स हमको लगाने पड़ेंगे। हमको स्टैक्स लगाने पड़ेंगे दोनों के 10 10। तो ये NCERT के एग्जाम्पल्स थे फर्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए। और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन का पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ। और प्रीमियर हुआ करेंगी वीडियो प्रॉपर टाइम पर। तो इस तरह से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।